Good morning everybody. Myself Komal Sahani, Senior Lecturer CTDM Government Women's Polytechnic College अजमेर। आज का मेरा सब्जेक्ट है निटिंग, कोड CD 206, प्रैक्टिकल, यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ निटिंग यार्न, पार्ट 2, जिसमें हम टाइप्स ऑफ यार्न्स को पढ़ेंगे। पहली स्लाइड में हम सबसे पहले निटिंग यार्न्स के बारे में पढ़ेंगे। निटिंग यार्न्स का तात्पर्य है वह यार्न जो निटिंग प्रक्रिया में प्रयोग किए जाते हैं। एक समय था जब इन यार्न्स को वूल से जाना जाता था। हम इसके लिए कभी भी यार्न शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। हम केवल ऊन या वूल का ही प्रयोग करते थे। आज हम विभिन्न प्रकार के यार्न्स जो कि निटिंग में प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम यार्न्स को 4 प्रकार से वर्गीकृत करेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम इसे फाइबर कंटेंट के अनुसार वर्गीकृत करते हैं। इसका मतलब है कि निटिंग यार्न में कौन से तंतु का, किस प्रकार के तंतु का प्रयोग किया गया है, उसके अनुसार ही हम यार्न को नाम देते हैं। फाइबर कंटेंट के अनुसार यार्न को हम 2 मुख्य भागों में विभाजित करते हैं। पहला है प्राकृतिक तंतु यानी कि नेचुरल फाइबर्स, और दूसरा है मानव निर्मित तंतु यानी कि मैन मेड फाइबर्स। प्राकृतिक तंतु जिसे हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं, उन्हें हम आगे 3 प्रकार के तंतुओं में विभाजित करते हैं। पहला होता है वेजिटेबल फाइबर्स, जिन्हें हम वानस्पतिक तंतु कहते हैं। दूसरा है एनिमल फाइबर्स, जिन्हें हम जांतव तंतु कहते हैं। और तीसरा होता है मिनरल फाइबर्स, जिसे हम खनिज तंतु कहते हैं। वानस्पतिक तंतुओं में आप ले सकते हैं, जैसे कि कपास है और लिनन है, किपॉक है, कॉयर है, रेमी है, और इस प्रकार के बहुत ही अन्य प्रकार के वानस्पतिक तंतुओं को सम्मिलित किया जाता है। जांतव तंतुओं में यानी कि एनिमल फाइबर्स में हम वूल, जो कि हमें भेड़ से प्राप्त होता है, तथा सिल्क फाइबर को सम्मिलित किया गया है, और अन्य प्रकार के बाल यानी कि जो कि हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं, उन्हें भी इसमें सम्मिलित किया गया है। वूल तो शीप से प्राप्त होता है, ये तो आपको सभी को पता है, और सिल्क जो है एक इंसेक्ट के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसके सिक्रीशन से। तथा जो बाकी के जो हेयर फाइबर्स होते हैं, जैसे कि कैमल है यानी कि ऊंट से, या गोट से, खरगोश आदि जो भी एनिमल्स होते हैं उनसे जो प्राप्त होती हैं, उनको हम हेयर फाइबर में सम्मिलित करते हैं। मिनरल फाइबर्स जो होते हैं वो खनिज से प्राप्त होते हैं, उन्हें इसीलिए हम मिनरल फाइबर्स कहते हैं। ये होते हैं जैसे कि एस्बेस्टस, जो कि एक प्रकार का मिनरल फाइबर है, और जिसका प्रयोग अधिकतर हम फायर फाइटिंग सूट्स में यूज़ करते हैं, या फिर थिएटर्स के कर्टन्स में प्रयोग करते हैं। बी यानी कि सेकंड प्रकार का जो होता है, जिसे हम कहते हैं मानव निर्मित या फिर मैन मेड फाइबर्स होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, रीजेनरेटेड फाइबर्स, जिन्हें हम कहते हैं पुनर्निर्मित तंतु, और दूसरे होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, जिसे हम कृत्रिम तंतु भी कहते हैं। रीजेनरेटेड फाइबर्स का अर्थ है, यानी हम इन्हें पुनर्निर्माण से या उन्हें पुनर्निर्माण करके उन्हें तैयार करते हैं। रीजेनरेटेड में क्या होता है कि कुछ फाइबर कंटेंट्स जो होते हैं वो प्राकृतिक तंतु होते हैं, और उन्हें जब हम केमिकल्स के साथ यानी रसायनों के साथ मिलाकर और एक नए तंतु का निर्माण करते हैं, तो वो कहलाते हैं रीजेनरेटेड फाइबर्स। यानी कि इनका जो बेसिक कंटेंट होता है वो प्रकृति से प्राप्त होता है, और प्लस रसायन
इनके साथ प्रयोग किया जाता है और एक नए तंतु का निर्माण किया जाता है। इसीलिए इसे रीजेनरेटेड फाइबर्स या पुनर्निर्मित रेशे भी कहा जाता है। इनमें जो तंतु प्रयोग किए जाते हैं जैसे कि कॉटन लिंटर्स या फिर वुड पल्प का प्रयोग किया जाता है। कॉटन लिंटर्स का मतलब होता है जो कि जैसे कि बहुत ही छोटे छोटे रेशों का होना, जिन्हें हम स्पन नहीं कर पाते हैं या जिन्हें हम ट्विस्ट नहीं दे पाते हैं, वो वाले तंतुओं का प्रयोग किया जाता है और लकड़ी के गूदे का भी प्रयोग किया जाता है। दूसरा है सिंथेटिक फाइबर्स, जिसे हम कृत्रिम तंतु भी कहते हैं। इस तंतु में केवल रसायनों का प्रयोग करके हम तंतु का निर्माण करते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं जिनमें कोई भी प्राकृतिक वस्तु या किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल केमिकल्स का ही प्रयोग किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स में जैसे रीजेनरेटेड फाइबर्स में आते हैं हमारे रेयॉन, ट्राई एसीटेट और एसीटेट को हम सम्मिलित करते हैं, और सिंथेटिक फाइबर्स में हम नायलॉन, पॉलिएस्टर आदि प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू प्रोसेसिंग मेथड, यानी कि उसकी किस प्रकार से, किस प्रक्रिया विधि क्या थी उसकी बनाने की, उसके आधार पे हम निटिंग यार्न्स को वर्गीकृत करेंगे। इस विधि में हम यार्न्स को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, ट्विस्ट पर इंच के आधार पर तथा उसकी आधारभूत प्रक्रिया विधि के द्वारा वो किस तरह से निर्मित किया जाता है उसके आधार पर किया जाता है। सबसे पहला है ट्विस्ट पर इंच। ट्विस्ट पर इंच का मतलब होता है कि 1 इंच में यानी कि या 2.5 सेंटीमीटर में कितने ट्विस्ट दिए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको भी पहले ही बताया था कि ट्विस्ट 2 प्रकार के होते हैं, एस ट्विस्ट एंड जेड ट्विस्ट, यानी एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। तो ट्विस्ट जो होता है वो कितने 1 इंच में कितने ट्विस्ट को उसमें आते हैं, तो उसी के आधार पर हम निटिंग यार्न्स को भी विभाजित करते हैं या वर्गीकृत करते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। क्लासिक या फिर लूजली ट्विस्टेड यार्न्स होते हैं, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि जो लूजली ट्विस्टेड यार्न्स होते हैं उसमें 0 से 3 ट्विस्ट पर इंच आते हैं, और जिसे हम कहते हैं TPI, ट्विस्ट पर इंच। हम इसका यूनिट है जिससे हम इसको डिनोट करते हैं। तो 0 से 3 जब ट्विस्ट आते हैं तो वो उस प्रकार के यार्न्स को हम लूजली ट्विस्टेड यार्न्स में या फिर क्लासिक यार्न्स में सम्मिलित करते हैं। दूसरा है हमारा मीडियम ट्विस्टेड यार्न्स, जिसमें ट्विस्ट पर इंच जो है वो 3 से 7 होने आवश्यक है। थर्ड है हमारा टाइटली ट्विस्टेड यार्न्स, जिनमें हम 7 से 13 ट्विस्ट पर इंच होना आवश्यक है। तो वह यार्न्स टाइटली ट्विस्टेड यार्न में सम्मिलित किए जाते हैं। तथा फोर्थ जो है वो हाईली ट्विस्टेड यार्न है, उसमें जब हम 13 ट्विस्ट पर इंच से अधिक होता है तब हम उसको हाईली ट्विस्टेड यार्न्स में सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार के यार्न्स जो होते हैं वो क्रेप फैब्रिक्स बनाने में अत्यधिक प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा जो मुख्य इस का वर्गीकरण है वो है आधारभूत प्रक्रिया विधि के आधार पे हमने किया है उसको, और उसमें हमने 3 प्रकार के यार्न्स को सम्मिलित किया है। पहला है हमारा सिंपल यार्न्स। सिंपल यार्न्स जो होते हैं वो बहुत ही स्मूथ होते हैं और रेगुलर इंटरवल्स पे इवन होते हैं। जैसे कि सिंपल यार्न्स में देखा जा सकता है कि जैसे कि सिंगल यार्न्स, प्लाई यार्न्स, केबल यार्न्स और डबल यार्न्स। तो ये 3 प्रकार के हमारे सिंपल यार्न्स होते हैं। यानी कि सिंगल यार्न्स जो वो होते हैं, यानी कि जब हम केवल तंतुओं को लेकर और उनमें हम ट्विस्ट दे देते हैं तो वो सिंपल यार्न्स में सम्मिलित किए जाते हैं। उसके बाद होता है प्लाई यार्न्स, यानी कि जब
एक या दो, एक से अधिक यानी कि 2 या 3 या 4 संख्या में जब हम सिंगल यान्स को एक साथ ट्विस्ट करते हैं तो वह होते हैं प्लाई यान्स। और जब हम 2 प्लाई यान्स को एक साथ ट्विस्ट देते हैं तो उसे कहा जाता है केबल यान्स। और जब हम 2 प्लाई यान्स को बिना ट्विस्ट दिए जब हम प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं डबल यान्स। इसी प्रकार से इसका दूसरा पार्ट है, उसे हम कहते हैं फैंसी या नॉवेल्टी या कॉम्प्लेक्स यान्स, जिन्हें हम जटिल यान भी कहते हैं। और नॉवेल्टी से मतलब है नवीनीकरण यानी नवीन यान। तो नवीन यान का मतलब होता है कि ये यान जो होते हैं ये रेगुलर इंटरवल्स पर सेम नहीं होते हैं, यानी उनमें जो डिज़ाइन होता है, इसमें डिज़ाइन डाला जाता है। ये सिंगल यान्स में भी बनाए जा सकते हैं और इन्हें प्लाई यान्स में भी बनाया जाता है। प्लाई यान्स में 3 प्रकार के यान्स को लिया जाता है। पहला होता है बेस यान, फिर इफ़ेक्ट यान्स एंड बाइंडर यान्स। तो बेस यान जो होता है वो स्थिर रहता है और यान को एक लंबाई प्रदान करता है। और इफ़ेक्ट यान जो होता है वो उस पर प्रभाव उत्पन्न करता है विभिन्न प्रकार के, और उससे प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। और उस प्रभाव को रोकने के लिए या बनाए रखने के लिए बाइंडर यान का या फिर टाई यान का प्रयोग किया जाता है। तीसरा इसका मुख्य वर्गीकरण है टेक्सचर्ड यान। टेक्सचर्ड यान यानी कि पोतयुक्त यान होता है। ये विभिन्न प्रकार की मशीनों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। जैसे कि हमारे बालों में, अगर हमारे बाल सीधे हैं और उसमें हमें अगर क्रिम्पिंग करनी है तो वो कहलाएगा क्रिम्प यान। तो यानी कि जब हम उसमें वेवीनेस दे देते हैं किसी भी मशीन के उस पर, या फिर उसे हम गोल गोल घुमाकर कॉइलिंग जैसा इफेक्ट दे देते हैं, तो वह सभी प्रकार के यान्स को हम टेक्सचर्ड यान्स में सम्मिलित करते हैं। थर्ड प्रकार की क्लासिफिकेशन में हम निटिंग यान को साइजिंग के अनुसार वर्गीकृत करते हैं, जिसमें हमने 7 प्रकार के यान्स को सम्मिलित किया गया है। पहला है 1 प्लाई यान, जो कि मैं पूर्व में भी आपको बता चुकी हूँ। 2 प्लाई यान्स, 3 प्लाई यान्स, 4 प्लाई यान्स, डबल निट यान्स, एरन वेट यान्स एंड चंकी यान्स। 1 प्लाई यान का मतलब होता है जब, जिसे हम सिंगल यान भी कहते हैं। 1 प्लाई यान का मतलब है जब डायरेक्ट हम तंतुओं को लेकर और जब उसमें ट्विस्ट देते हैं तो वो 1 प्लाई यान या फिर सिंगल यान्स कहलाता है। 2 प्लाई यान्स में जब 2 सिंगल यान्स को एक साथ ट्विस्ट किया जाता है तो उसे हम 2 प्लाई यान्स कहते हैं। 3 प्लाई यान्स में जब 3 सिंगल यान्स को एक साथ ट्विस्ट किया जाता है तो वो 3 प्लाई यान्स कहलाता है। 4 प्लाई यान्स में जब 4 सिंगल यान्स आर ट्विस्टेड टुगेदर देन इट इज़ नोन एज 4 प्लाई यान्स। डबल नेट यान जो होता है वो 4 प्लाई यान से थोड़ा मोटा होता है, इसीलिए उसे डबल नेट यान कहा जाता है। ये भी एक प्रकार का प्लाई यान है। देन हमारा आता है एरन वेट यान जो होता है वो, उसे हम वर्स्टेड यान भी कहते हैं, हेवी वर्स्टेड यान भी कहा जाता है। और इसका प्रयोग हम, ये काफ़ी अधिक मोटा होता है और इसे हम कोई भी, जैसे कि कोई थिक मटेरियल या फैब्रिक बनाना हो हमें निटिंग से, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और चंकी यान्स होते हैं जिन्हें हम बल्की यान्स भी कहते हैं, जो कि काफ़ी अधिक मोटे और फ्लफ़ी होते हैं। 4th प्रकार का हमारा जो वर्गीकरण है वो हम उसे बाज़ार में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के रंगों के अनुसार भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले हमारी एक वीडियो में बॉल बैंड में रंगों के बारे में भी बताया था कि जो ऊन होती है वो विभिन्न प्रकार के रंगों में उपलब्ध होती है मार्केट में, और उनके ऊपर किस प्रकार से डायलॉट नंबर और शेड नंबर दिया जाता है। यानी कि जैसे कि मार्केट में कोई भी जब हम वूल खरीदते हैं तो सबसे मुख्य उसका होता है डायलॉट नंबर। तो डायलॉट नंबर के अंदर ही
बहुत सारे शेड होते हैं। जैसे अगर कोई रेड शेड का है, रेड डायलॉट में अगर वूल को रंगा जाता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के लाल रंग को भी सम्मिलित किया जाता है, जिन्हें हम शेड के अनुसार उसे विभाजित करते हैं। तो वो शेड जो होता है, मतलब एक लाल के अंदर बहुत विभिन्न प्रकार के शेड्स होते हैं, उन्हें उन शेड्स के नाम पर दे दिया जाता है। जैसे कि अगर डायलॉट नंबर 1 है तो उसमें शेड अगर 10 आ रहे हैं तो शेड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आएंगे, बट डायलॉट नंबर दोनों सबका 1 रहेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब मार्केट में हम जो है अधिकतर वूल के रंग को भी हम बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो जो रंग होते हैं वो बहुत ही हमारे जीवन में भी बहुत उपयोगी होते हैं। कभी कभी सिंगल रंग में भी अवेलेबल होता है यान, या फिर मल्टी कलर्ड में भी हो सकता है, 2 रंग में भी हो सकता है। ये जो बायर होता है, जो निटर होता है, वो किस प्रकार का उसमें प्रयोग करना चाहता है अपने वस्त्र निर्माण में, उसी के आधार पे वो उसका चयन करता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में निटिंग यार्न्स के बेनिफिट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बेनिफिट्स ऑफ निटिंग विथ वूल यार्न। सबसे पहला है रिटेन शेप एंड रेजिस्टेंट टू रिंकल्स, यानी कि ये अपने आकार में हमेशा रहता है और इस प्रकार की निटिंग के जो वस्त्र बनाए जाते हैं उनमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। वूल क्या है, हमने इसमें केवल वूल को ही सम्मिलित किया और उसी के आधार पे ही हम उसके बेनिफिट्स को बता रहे हैं, यानी उसके एडवांटेजेस को बता रहे हैं। वूल एक इलास्टिक फाइबर है ड्यू टू इट्स कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि वो एक घुमावदार एक उसकी संरचना है, इसीलिए वह इलास्टिक फाइबर है। जब हम वुलन स्वेटर्स को स्ट्रेच करते हैं तो वे वापस से, और जब हम उसे छोड़ते हैं तो वह वापस से पुनः अपनी अवस्था में कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में वापस से लौट जाता है। इट इज़ द नेचुरल क्रिम दैट रिसाइड्स इन द फाइबर दैट गिव्स इट अ ग्रेट स्प्रिंगी एबिलिटी। वूल में एक नेचुरल क्रिम्प होता है जो उसको क्या करता है, उस फाइबर को एक स्प्रिंगी एबिलिटी यानी स्प्रिंग के प्रकार से उसको एक गुण प्रदान करता है, और उसी के आधार पर ही जब हम उसको खींचते हैं और जब हम उसे छोड़ते हैं तो वह अपनी पूर्व वाली अवस्था में वापस लौट जाता है। वूल कैन बी स्ट्रेच्ड अप टू 50%, मतलब हम उसको 50% तक हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, और 30% व्हेन ड्राई एंड स्टिल बाउंसेस बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप्स। हम उसको 50 से 30% तक सूखी अवस्था में हम उसे खींच सकते हैं जब हमारा वूल फैब्रिक जो है वो सूखी अवस्था में होता है, और वह वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में वापस लौट सकता है। दिस इलास्टिसिटी यू कैन सी व्हेन निटेड स्टफ्स पैक्ड इन अ बैग। जब भी हम निटेड स्टफ़ को क्या करते हैं, जब हम पैकिंग करते हैं और निटेड स्टफ़ को लेके जाते हैं तो उनको हम दबा के अच्छी तरह से बंद कर सकते हैं। जैसे ही हम उस बॉक्स को या बैग को खोलते हैं तो वह अपने आप पॉप आउट होकर अपनी वापस से शेप ले लेता है, एंड इट कम्स आउट wrinkle free when you pull it out. Additionally, the wool yarn is the preferred yarns when it comes to fitted projects that needs a little stretch, like gloves, indoor footwears, outdoor garments and much more. और इस यार्न्स का सबसे ज़्यादा हम प्रयोग फिटेड प्रोजेक्ट्स में भी कर सकते हैं, जहाँ पे हमें बहुत कम स्ट्रेच की आवश्यकता होती है, जैसे कि ग्लव्स में है, और घर के अंदर पहने जाने वाले फुटवेयर्स हैं, आउटडोर गारमेंट्स हैं, और भी अन्य चीज़ों के लिए हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड इसका जो बेनिफिट है या एडवांटेज है वो है ड्यूरेबिलिटी, यानी कि निटेड फैब्रिक्स जो हैं जब वूल से निर्मित किए जाते हैं तो वो ड्यूरेबल होते हैं, क्योंकि इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो इसको ड्यूरेबल बनाती है और ये आसानी से फटते नहीं हैं।
थर्ड इज़ वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन से तात्पर्य है कि वूल जो है अपने भार से 1/3 मॉइस्चर को यानी नमी को अपने अंदर होल्ड कर सकता है या रोक सकता है, और हमें बिना मतलब हम जो डैम्पनेस होती है या क्लैमी होती है वो हम फील नहीं कर सकते हैं, मतलब हमें गीलापन जो है वो महसूस नहीं होता है। फोर्थ है इनक्रेडिबल इंसुलेटर। वूल एक क्या है, बल्कि टेक्सटाइल है ड्यू टू इट्स क्रिम्प एंड होल्ड एयर, यानी कि क्रिम्प होने की वजह से उसमें छोटे छोटे से एक कप्स से बन जाते हैं, जिसमें ये क्या करता है, अंदर अपने होल्ड करता है एयर को यानी हवा को, विच कॉजेज़ द फैब्रिक टू रिटेन हीट। इससे क्या होता है, जो शरीर की गर्मी होती है उससे ये जो एयर होती है ये थोड़ी गर्म हो जाती है और ये बाहर की ओर नहीं निकलती है, और जैसे ही बॉडी हीट होती है और वार्म हो जाता है और जो एयर ट्रैप्ड होती है वो भी गर्म हो जाती है, और ये क्या होता है, एक हमें इसी प्रकार से ये जो वूल है ये हमें गर्माहट प्रदान करती है और एक लाइट लेयर ऑफ वार्मथ का हमें एहसास होता है। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि इंसुलेटर, इट इज़ अ गुड इंसुलेटर ऑफ हीट। फोर्थ पॉइंट है हमारा ईज। ईज से तात्पर्य है कि वूल में बहुत ही इलास्टिसिटी होती है और हम उसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जब हम निटिंग करते हैं तो हमें कितना टाइट बनाना है, उसकी कंसिस्टेंसी यानी उसकी थिकनेस हमें कितनी रखनी है, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी उस पर हमारा नियंत्रण पूरा हो सकता है। और जब हम निटिंग करते हैं तो हमारी जो निटिंग होती है वो और अधिक इवन टेंशन में हमें उपलब्ध होती है। सो वी कैन से दैट इट्स elasticities makes it easier to control concerning the tightness and consistency, enabling you to knit with a more even tension. फिफ्थ पॉइंट है हमारा फायर रेजिस्टेंट है, सॉरी। और फायर रेजिस्टेंट में ये वह है कि वह यानी कि जो भी हमारी आग पकड़ने से प्रतिरोध उसकी क्षमता अधिक होती है। तो वूल कंटेन्स मॉइस्चर विद इन ईच फाइबर, यानी हर तंतु में वूल के अंदर मॉइस्चर जो होता है निहित होता है। देयरफॉर अलाउइंग टू रेजिस्टेंट द फ्लेम, यानी कि आग के प्रति वो उसको प्रतिरोध कर देता है विदाउट रिक्वायरिंग एनी केमिकल ट्रीटमेंट, यानी बिना किसी रसायन के ट्रीटमेंट के ये फ्लेम रेजिस्टेंट बन जाता है। वूल इज सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग एंड विल चार रादर देन बर्न व्हेन एक्सपोज्ड टू अ फ्लेम बट विल स्टॉप वंस रिमूव्ड। अब आप ये देख सकते हैं कि वूल जो है वो स्वतः ही बुझ जाता है, और जब हम उसे फ्लेम के पास में लाते हैं यानी आग की लौ के पास जब लाया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली जब हम उसको रिमूव करते हैं फ्लेम से वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, बुझ जाता है। इसीलिए हम इसे सेल्फ एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। और ये मतलब जैसे कि क्या होता है, कॉटन जो होता है इट्स अ सेल्यूलोजिक फाइबर है, अगर हम उसको फ्लेम के पास लेके जाते हैं और फ्लेम से हटाने के बाद भी लौ जो होती है वो लगातार जो वस्त्र को है या तंतु को जलाती रहती है, लेकिन वूल में ऐसा नहीं होता है। एक बार हम उसको फ्लेम से हटा देते हैं तो वह अपने आप ही स्वतः ही जो उसकी जो फ्लेम है या जो उसकी जो लौ है वो ऑटोमेटिकली वो बुझ जाती है। सिक्स्थ है वाटर रेजिस्टेंट है। वाटर रेजिस्टेंट का मतलब है यानी कि उसमें जो मॉइस्चर है उसको रखने की उसके प्रति भी वो प्रतिरोधित है, जैसे थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ टाइनी ओवरलैपिंग स्केल्स एंड if untreated the fatty lanolin from the animal wool can be almost waterproof। तो तंतु का जो कॉम्बिनेशन है यानी उसका जो स्ट्रक्चर है यानी उसकी जो संरचना का जो कॉम्बिनेशन है वो उसमें क्या होता है, जो उसका तंतु है उसमें एक स्केल्स बने हुए होते हैं और जो एक दूसरे के ओवरलैप करते हैं, उसमें क्या होता है, वाटर जो होता है वो ट्रैप हो जाता है यानी कि मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है। लेकिन अगर
कभी वूल जो तंतु होता है उसकी जो ऊपर सतह होती है, यानी कि इसमें एक दो तरह की सतह, एक तो उसके ओवरलैपिंग स्केल होता है और दूसरा होता है उसमें फैटी लेनोनिन होता है जो उसके ऊपर कवरिंग का कार्य करता है। अगर ये अनट्रीटेड होता है, अगर फैटी लेनोनिन को हम अनट्रीट कर देते हैं या उसमें रहने देते हैं तो वो उसे वाटरप्रूफ बना देता है। तो उसमें क्या होता है, वाटर ट्रैप नहीं होता है। और जैसे कि हम हाथों में जब कभी तेल लगाते हैं और जब हम पानी से उसे अगर धोते हैं तो पानी जैसे हमारे हाथों पे ठहरता नहीं है, उसी प्रकार से ये वाटर रेजिस्टेंट बन जाता है। वूल फाइबर कैन सोक अप टू 20% ऑफ देयर वेट, यानी अपने भार से 20% अधिक मॉइस्चर सोख लेता है, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और ये तब तक हमें प्रोटेक्ट करता है जब तक कि 20% से अधिक ना हो। और किसी भी जैसे कि एंड इट स्टार्ट्स टू लीक, 20% से अधिक होने के पश्चात पानी जो है वो निटेड फैब्रिक में से ड्रिप करने लगता है। और ये सोखने की क्षमता से क्या होता है कि हमारे जो भी हार्श एनवायरनमेंट होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं उनसे ये हमें प्रोटेक्ट करता है या हमें बचाता है। 7th है रेजिस्ट सॉइलिंग, स्टैटिक एंड डर्ट। वूल जो है नेचुरली एक रेजिस्ट स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब है उसमें एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो कोई भी चीज़ को यानी डस्ट को या डर्ट को रिपेल करती है, यानी उसको अट्रैक्ट ना करके उसको रिपेल करती है। इसीलिए डस्ट और डर्ट जो है वो उससे चिपकती नहीं है और वो उसको उसके प्रतिरोध क्षमता इतनी अधिक हो जाती है कि उससे वो उसे बचा लेती है, मेकिंग इट वेरी इजी टू ब्रश ऑफ इफ एनी डेट्रिटस फ्रॉम योर गारमेंट। और आसानी से हम कोई भी जो गंदगी होती है, डेट्रिटस का मतलब होता है गंदगी है, हम उसे आसानी से ब्रश ऑफ कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी डर्ट अगर चिपक भी जाती है तो हम उसे ब्रश करके आसानी से परिधान में से हटा सकते हैं। एंड ऑल्सो द स्केलिंग इफेक्ट्स ऑफ द फाइबर, इट इज़ ईजी टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम द फैब्रिक। और स्केल्स होने के वजह से, वूल में स्केल होने की वजह से ही जो डर्ट में जो अगर कभी कोई स्टेन्स आ जाते हैं तो वो आसानी से वस्त्र पे से हटाए जा सकते हैं, क्योंकि स्केल के ऊपर लगने, क्योंकि जो सतह होती है वो क्या हो जाती है, अनइवन सी हो जाती है। अनइवन होने की वजह से जो स्टेन्स हैं या कोई गंदगी है वो अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती है और जिसकी वजह से हम उसे आसानी से साफ कर सकते हैं। वूल के अब हम डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो वूल यार्न के दो प्रकार के डिसएडवांटेजेस हैं। पहला है स्किन सेंसिटिविटी और दूसरा है एलर्जीज। स्किन सेंसिटिविटी का मतलब है जैसे कि जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए स्पेशल टाइप की वूल्स होती है, जैसे अंगोरा वूल्स का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। अंगोरा वूल जो है वो रैबिट से प्राप्त होती है, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, इसीलिए हम उनका प्रयोग करते हैं। अगर हम अन्य प्रकार के ऊन का प्रयोग करेंगे तो उनकी स्किन्स पे रैशेस हो सकते हैं, इसीलिए वूल यार्न का एक सबसे बड़ा ये एक डिसएडवांटेज होता है। और अगर कई बार कई लोग होते हैं जो प्योर वूल का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, इसका भी ये रीज़न है कि उनके उस पर उसकी वजह से उनको रैशेस होते हैं या फिर वो उनको थोड़ी सी चुभती है, इसीलिए ये स्किन सेंसिटिविटी में हम इस चीज़ को सम्मिलित करेंगे। सेकंड है एलर्जीज। समटाइम्स इट हैपन्स कि कुछ लोगों को वूल यार्न से एलर्जीज भी होती हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि इस प्रकार के वुलन फैब्रिक्स का प्रयोग किया जाता है जिसके अंदर या तो कॉटन की लेयरिंग लगाई जाती है, यानी वूल फैब्रिक तो इम्पॉर्टेंट है वैसे विंटर्स के लिए, लेकिन अगर हमें उनकी एलर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना है, एलर्जी प्रूफ बनाना है, तो इसके लिए फिर हम फैब्रिक के बीच में हम कॉटन जो फैब्रिक होता है उसको हम लगा के हम उसी की एलर्जीज़ को हम दूर कर सकते हैं। आज का मेरा ये टॉपिक यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।